नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बहुत कुछ घट रहा है। शरद पवार भी सक्रिय हो गए हैं। राज ठाकरे के आक्रमणों के बाद पूरी एमवीए सरकार ही सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। संजय राउत अलग, शरद पवार अलग, आयोजन भी कर रहे हैं, मंदिरों में भी दिखाई दे रहे हैं। और पुणे में कल जो कुछ हुआ उसके बाद तो तमाम तरह की चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं। और पुणे में ही क्यों जाकर के राज ठाकरे ने ये हनुमान चालीसा का पाठ किया है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये अजान, लाउडी स्पीकर, हनुमान चालीसा और इस बीच कोल्हापुर का नतीजा, तो महाराष्ट्र की राजनीति एक्चुअल में किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। और कोल्हापुर उत्तर के नतीजे की जिस तरीके से मीमांसा की जा रही है, जिस तरीके से उसे भारतीय जनता पार्टी की करारी हार बताया जा रहा है, क्या वो वाकई करारी हार है या तस्वीर का कोई एक और पहलू है जिसको अनदेखा किया जा रहा है या छुपाने की कोशिश की जा रही है। इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधे जुड़ जाते हैं महाराष्ट्र के मुंबई के जाने माने चर्चित पत्रकार प्रभाकर सूर्यवंशी के साथ। प्रभाकर जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो हम कोल्हापुर के नतीजे पर ही चर्चा करते हैं। प्रभाकर जी, कोल्हापुर हाँ में जी। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी, शिवसेना अलग लड़ी थी। 2022 के इस बाई इलेक्शन में भी दोनों अलग अलग है, बल्कि शिवसेना के साथ तो अब कांग्रेस और एनसीपी भी है। इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 76,000 वोट मिल रहे हैं, 2014 में हमें नहीं बोलना चाहिए कि बीजेपी के कैंडिडेट को 40,000 वोट मिले थे, यानी 36,000 ज्यादा वोट मिल रहे हैं। इसको करारी शिकस्त कहना बीजेपी की क्या सही होगा? ठीक है, तकनीकी रूप से वो हारी है, लेकिन उसके वोट बैंक में अगर 36-37 हजार का इंक्रीज हो रहा है तो ये तो एक बड़ी कामयाबी है और शायद शिवसेना के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, पहले तो इस जो नतीजा आया है कोल्हापुर उत्तर का, उसको एक अलग नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे किसी दो पार्टी में ये भिड़ंत नहीं हुई थी, 3 बनाम 1, 3 पार्टी वर्सेस सिंगल पार्टी, ऐसा ये चुनाव हुआ है। जी इसमें जी। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के 3 जो घटक पक्ष है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, ये तीनों एक एक साइड में थे और बीजेपी अकेली एक साइड में थी। बीजेपी का ये गढ़ नहीं है उत्तर कोल्हापुर, क्योंकि अगर पिछले 35 सालों का इतिहास अगर हम देखेंगे उत्तर कोल्हापुर का, 35 में से 25 साल यहाँ पे शिवसेना का कैंडिडेट जीतता आया हुआ है। और शिवसेना का कैंडिडेट एक औसतन 70 से 75 हजार के वोट लेके जीत के आया हुआ है। अगर गणित करेंगे इस बात का कि शिवसेना के 75,000 वोट है, पिछले चुनाव में जो कांग्रेस को जो वोट मिले थे, एनसीपी को जो वोट मिले थे, अगर उनको भी जोड़ा जाए इसके साथ में, तो दोनों को मिला के कुछ और एक 70-1,000 वोट उन दोनों पार्टियों के भी हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो नतीजा ऐसा आना चाहिए था कि जो महाविकास आघाड़ी का जो उम्मीदवार था, उसको करीब करीब 1.5 लाख या 1,60,000 के करीब वोट मिलने जरूरी थे, जबकि उनको मिले हैं 99,000 के करीब वोट। और दूसरी तरफ ऐसा है कि बीजेपी जो 2014 में अकेली लड़ी थी, उस वक्त महेश यादव करके उनके कैंडिडेट थे, उनको 40,700 के करीब कुछ वोट मिले थे।
तो उनका बेस अगर 40,000 का था, 5 साल के बाद वो बढ़ के अगर 77,000 तक आ जाता है, यानी कि वो जो 76 छ 36 या 37,000 का जो वोट मार्जिन बढ़ा हुआ है बीजेपी का, वोट शेयर बढ़ा हुआ है, वो वोट कहाँ से आए? इस नज़र एक मुद्दे पे वो भी अगर देखना बहुत ज़रूरी है। ये वोट कहाँ से आए? ये वोट बेसिकली आए शिवसेना के जो वोटर्स थे उनकी तरफ से। ये वोट आए एनसीपी के वोटर्स की तरफ से। ये दोनों जो फैक्टर्स थे, एक शिवसेना के वोटर्स और एनसीपी के वोटर्स, दोनों कुछ नाराज चल रहे थे। जो कांग्रेस को जो ये सीट दे दी गई थी, भले ही चंद्रकांत यादव जिनके मरणोपरांत उनकी बीवी को एक अनुकंपा के तौर पर ये सीट देना लाज़मी था। मगर राष्ट्रवादी भी चाहती थी कि ये सीट हमको मिले और शिवसेना का तो दावा था कि पिछले तो 25 सालों से हम ये सीट पे जीतते आए, तो हमको ही ये सीट मिलनी ज़रूरी है। उसी वजह से खासी नाराज़गी जो शिवसैनिकों में थी, वो इस वोटिंग के दरमियान उमड़ कर आएगी। एक अच्छा खासा वोट शेयर जो शिवसेना का टूट जाएगा और वो बीजेपी की तरफ आएगा। मैंने आपको आपसे जब आखिर एक लास्ट टाइम जब बात की थी, तब मैंने कहा था जी, कि मैं जब खुद वहाँ पे था कोल्हापुर में, तो मैंने देखा था। भगवे की लहर है, मगर इस बार भगवा शिवसेना का नहीं है, वो बीजेपी का है, ऐसा वहाँ पे कहा जाता था। मगर हुआ ऐसा है कि आखिर के कुछ दिनों में, 8 दिनों में मुंबई से कुछ शिव सैनिक या पदाधिकारी शिवसेना के उद्धव जी ने कोल्हापुर में भेजे थे और जिन्होंने मुंबई स्टाइल काम किया है, जो मुंबई में जैसा काम होता है इलेक्शन में। हर गली कूचे में अपने-अपने जो पॉकेट्स है, वहाँ के लोकल कोल्हापुर के शिव सैनिकों ने उन्होंने बताया कि ये अपना पॉकेट्स है, यहाँ से अपने को 1000, 500, 1500 वोट्स आते हैं। तो वो 1500 वोट टूटे ना, इसलिए उन्होंने दिन-रात एक करके मेहनत करके वो जो टूटने का सिलसिला था, जो टूटने का फ्लो था, उसमें थोड़ी-सी रोकथाम लाने की कोशिश की और वही बात कारगर साबित हुई और जो शिवसेना का जो बहुत बड़ा वोट शेयर टूटने टूटने जा रहा था, टूट टूट रहा था, उसको टूटने से बचाया गया और नतीजा आपके सामने है कि एक जो मार्जिन मिली है 18-19 हज़ार की, उससे भले ही ये सीट बीजेपी हार चुकी होगी, मगर बीजेपी का एक वोट शेयर बढ़ा है। 77,000 का एक बेसिक वोट शेयर क्रिएट करना, जहाँ पे आप कुछ नहीं थे पिछले 35 सालों में। आपने 2014 में दौड़-दौड़ के कुछ 40,000 वोट इकट्ठा किए थे। आज आप जाके डबल कर चुके हो इसके, करीब-करीब 80,000 के नज़दीक पहुँच चुके हो। ये 2024 की तैयारी है मैं तो मानता हूँ। 2024 में बीजेपी का जो एजेंडा है 200 प्लस का, तो उसमें एक-एक सीट जिसकी लिटमस टेस्ट करनी जो ज़रूरी है, जो टेस्ट करना ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अभी 288 सीट पे बीजेपी जाके फिर से बायपोल नहीं करा सकती है। मगर ये जो आ गई है ऐसी ये जो चुनाव अभी आ जाते हैं अचानक, वो एक तरह से एक टेस्ट होती है और वो टेस्ट बीजेपी ने हँसते-हँसते उसको फेस किया। जबकि स बत सन सतेज बंटी पाटिल वहाँ के जो पालक मंत्री है, उन्होंने तो बहुत कोशिश की थी कि ये चुनाव हो ही न होने ही नहीं चाहिए। ये जो उनकी जो वाइफ़ थी जयश्री पाटिल उस उनको अनुकंपा के तौर पे उनको बिना किसी विरोध के उनको चुन के देना ज़रूरी है, ऐसा करके उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था। बीजेपी ने प्रस्ताव को ठुकराते हुए अपनी एक ज़ोर आज़माइश करने की कोशिश की है। मैं मानता हूँ, भले ही हार चुकी है बीजेपी, मगर ये हार में भी एक जीत मुझे नज़र आ रही है, जो 2024 में कारगर साबित होगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और क्या शिवसेना के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? मैं नांदेड़ की जो देगलूर सीट के लिए उपचुनाव हुआ था, उसके नतीजे देख रहा था। 2019 में यहाँ कांग्रेस के सामने शिवसेना का कैंडिडेट था और हमें नहीं बोलना चाहिए, 2019 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर के लड़ा था। तो इस सीट पर शिवसेना के कैंडिडेट उतरे थे और उनको वोट मिले थे 66,900
74। कांग्रेस ने ये सीट करीब-करीब 13% वोटों के अंतर से जीती थी। उसके कैंडिडेट को 89,407 वोट मिले थे। और अब चूँकि शिवसेना का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा था, देगलूर में कांग्रेस का लड़ रहा था। कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले 1,08,840, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट को मिले 66,907 वोट। यानी जितने वोट शिवसेना कैंडिडेट को मिले थे 2019 में, ठीक लगभग उतने ही वोट बीजेपी के कैंडिडेट को मिले 2021 के बाई इलेक्शन में। इसका मतलब ये माना जाए प्रभाकर जी कि जो दोनों के साझा उम्मीदवार के जितने वोट शिवसेना कैंडिडेट को मिले थे, वो पूरे के पूरे बीजेपी को शिफ्ट हो गए। और ये बेहद अलार्मिंग सिचुएशन है शिवसेना के लिए, आगे की राजनीति के लिए। क्लियर है, ये अलार्मिंग बात ही है। एक धोखे का इशारा है शिवसेना के लिए। शिवसेना जो इन दो पार्टियों के साथ जुड़ चुकी है, कांग्रेस और एनसीपी, जिनकी आइडियोलॉजी टोटली अलग है, और शिवसेना को अगर महाराष्ट्र की जनता पसंद करती थी, उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर था शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे। उनके विचार, उनका हिंदुत्व, वो मराठी मानुस के लिए जो कुछ करना चाहते थे, जो कर रहे थे, या उनकी वजह से महाराष्ट्र में, मुंबई में मराठी मानुस एक शान से, एक अभिमान से जी रहा था। वो जो क्या कहते हैं उसको, एक आइडियोलॉजी तो थी ही, एक प्रभाव था उनका। और उसी की वजह से, एक नाम की वजह से, बाला साहब ठाकरे ये नाम की वजह से शिवसेना महाराष्ट्र में फैली, मुंबई में फैली, ठाणा में फैली। आप अगर देगलूर की बात कर रहे हो, तो देगलूर में मेरे ख्याल से सुभाष साबणे करके वहाँ के कैंडिडेट थे शिवसेना के, जी, जी। अगर गलत नहीं हो तो। ऐसा है कि उनके पीछे अगर उनका बैकग्राउंड देखें आप, तो एक आम किसान घर से वो ताल्लुक रखते हैं। शिवसेना के सारे कैंडिडेट जो आप 95 में जो चुन के आए, पहली बार जब शिवसेना बीजेपी की सत्ता आई थी महाराष्ट्र में, आप अगर जितने भी कैंडिडेट जीत के आए थे, उसमें से 85-90% कैंडिडेट ऐसे थे कि जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई धरोहर नहीं थी, उनके माँ बाप या कोई बोलते ना जिसको घरानेशाही जिसे कहते हैं, ऐसा कुछ उनके पीछे नहीं था, धरोहर नहीं थी। वो ऐसे ही सामान्य कुटुंब से, फैमिली से बिलोंग करते थे। वो उस वक्त वो जीत के आए, और उनका चुनाव जो किया था बाला साहब ने, उन कैंडिडेट को चुन के उन्होंने उनको क्या उम्मीदवारी दी थी, उसके पीछे बाला साहब का एक सोशल इंजीनियरिंग काम कर रहा था उस वक्त। उनके दिमाग में कुछ और बात चल रही थी। जो प्रस्तापित लोग हैं महाराष्ट्र के राजकारण में, उनको एक धक्का देने के लिए उन्होंने ऐसे आम आदमियों को खड़ा किया था उनके सामने। एक जिनका कोई चेहरा नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, ऐसे कैंडिडेट खड़े करके उनको एक पहचान दिलाई, और वो वही सिलसिला आगे चलता रहा। मगर आज शिवसेना बदल चुकी है। इसका एक नमूना आपने देखा पिछले कुछ इलेक्शंस में, पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से, कि ये जो फैक्टर है वो अभी काम नहीं कर रहा है। शिवसेना के जो अभी नेता है उद्धव ठाकरे, वो जिस तरह से वो चयन कर रहे हैं कैंडिडेट्स का, या जिस जिस रणनीति के तौर पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको नकारना शुरू कर दिया है महाराष्ट्र की जनता ने। और ये सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है शिवसेना के लिए। जी, क्या मानते हैं शिवसेना अपना जनाधार इतनी तेज़ी से क्यों खोती जा रही है? जबकि चीफ मिनिस्टर उनके हैं, उनके पास एक मौका था, जिन पॉकेट में वो थे, मजबूत थे, जहाँ से वो जीत रहे थे, भले ही बीजेपी के साथ गठबंधन की वजह से जीत रहे हों, या अपनी उनकी छवि रही हो, या बाला साहब की विरासत रही हो, जो उन्होंने किया था उसका असर रहा हो, उन पॉकेट में तो ये लूज़ कर ही रहे हैं। जहाँ ये कमज़ोर थे,
सत्ता में आने के बाद जिन इलाकों को मजबूत कर सकते थे, शिवसेना को खड़ा कर सकते थे वहां अपने पैरों पर, वो भी नहीं कर पाए। वजह क्या मानते हैं आप? इसके पीछे वजह है एनसीपी, शरद पवार। शरद पवार एक एजेंडा लेके चल रहे हैं महाराष्ट्र में, और वो आज का नहीं है, पीछे उनकी राजनीति के पिछले 50-55 सालों का यही एजेंडा रहा है कि वो जिनके साथ चलते हैं, जिनके कांधे पे हाथ रख के, जिसको हम सफर बना के रास्ते पे लेके चलना शुरू कर देते हैं, उसको रास्ते पे लाते हैं वो। आप महाराष्ट्र में एक पार्टी थी, अ, जिसे शेतकरी कामगार पक्ष कहा जाता है, जो अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के पिछले कुछ सालों से जो चुनाव के नतीजे हैं, शुरू-शुरू में ये जो पार्टी थी वो करीब-करीब 50 से 45 सीट्स जीताकर, चुनकर सदन में बैठती थी। आज उस पार्टी के 2 ही एमएलए हैं, शेतकरी कामगार पक्ष के, और वो एक ही रीजन से आते हैं, अलीबाग से। ये हालत जो है शेतकरी कामगार पक्ष की, वो इस वजह से है कि उन्होंने गलत वक़्त पर शरद पवार का हाथ थामा था। और ये इतिहास महाराष्ट्र की राजनीति में सबके सामने है कि शरद पवार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, समझो उसकी नैया डूब गई। राज ठाकरे ने भी कोशिश की थी बीच में उनका हाथ पकड़ने की। राज ठाकरे वक़्त पर संभल गए हैं ऐसा लग रहा है अभी। मगर ये जो गलती जो राज ठाकरे ने की थी, और भी बहुत सारी पार्टियों ने की थी, वो गलती बाला साहब ठाकरे ने कभी नहीं की। बाला साहब ठाकरे शरद पवार को अपना अच्छा मित्र मानते थे। साथ में उनका उठना-बैठना, पारिवारिक संबंध है। सुप्रिया सुले और इनके जो रिश्ते हैं वो तो घर के रिलेशंस है उनके। बेटी रोटी-बेटी के रोटी-बेटी का रिश्ता है उनका। तो वो रिश्ता एक अलग जगह है, और एक राजकारण एक अलग जगह पे रख के बाला साहब ठाकरे ने शरद पवार को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा था। आप यहाँ पे रहिए, इस ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके मत आइए, क्योंकि उनको पता था कि अगर उँगली थमा देते हैं तो ये हाथ पकड़ के आपके कंधे पे चढ़ने वाले हैं एक दिन। सही। बाला साहब ठाकरे ने जो चीज़ का प्रिकॉशंस लिया था, जो सावधानता उन्होंने दिखाई थी, वो उद्धव ठाकरे को नहीं दिखाने, मतलब वो नहीं दिखा पाए। उन्होंने गलती कर दी। एक मुख्यमंत्री पद की लालसा में उन्होंने ये 2 पार्टी के साथ हाथ मिलाया, खास करके शरद पवार जी के साथ, और शरद पवार अपना काम कर रहे हैं। शरद पवार की पार्टी या शरद पवार एक ऐसी आरी है, जो किसी को एक कुर्सी पे तो बिठाती है, मगर वो कुर्सी के पहिए आस्ते-आस्ते काटना शुरू कर देती है। शिवसेना की कुर्सी के पहिए काटना शुरू हो चुका है। एक-एक जो पॉकेट्स है शिवसेना जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कोंकण, मुंबई, ठाणे, नासिक और मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में, हर जगह पे एनसीपी अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग पैंतरे आज़मा के शिवसेना को शिवसेना का खच्चीकरण करना शुरू हो गया है। शिवसेना के जी। जो एमएलएज़ है, उनको फंड नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए। आपने अभी पिछले कुछ दिनों पहले देखा होगा, एक बहुत बड़ा रिवोल्ट जैसे हुआ था। तानाजी सावंत, जो महाराष्ट्र के एक एमएलए है शिवसेना के, उन्होंने खुल के ये बात कह दी थी कि किस तरह से राष्ट्रवादी के एक छोटे से जिलाध्यक्ष को 1-1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जिसमें वो करीब-करीब 40-50 लाख रुपया कमा कमा लेता है। और शिव सैनिकों को क्या मिल रहा है? शिव भोजन थाली का केंद्र, जो शिव भोजन थाली ₹10 में बाँटी जा रही है, और वो थाली के पीछे उनको साढ़े 3-4 रुपया मिलता है। और वो बिल जो बनता है 20, 22, 25 हज़ार का, वो बिल के लिए 3-3 महीना वेट करना पड़ता है। 3 महीने के बाद भी अगर वो उसका चेक लेने जब मंत्रालय पहुँचते हैं, तो वो चेक लेने के लिए भी कुछ छोटा-मोटा आदान-प्रदान दक्षिणा होता है, देनी तब पड़ती है। दक्षिणा देनी पड़ती है, तब जाके वो चेक मिलता है। ये हालत शिव सैनिकों की है, जबकि सीएम राज्य का सीएम आपके पार्टी का सुप्रीमो है। इसके बावजूद ये हालत अगर जिस पार्टी की होती है,
उस पार्टी को तो भगवान ही बचाए। लेकिन ये शरद पवार और उनकी पार्टी, उनके भतीजे उप मुख्यमंत्री अजित पवार, ये सब आजकल राज ठाकरे से क्यों इतना घबराए हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं? ठाणे में जब इन्होंने एक जनसभा की जिसमें ठीक ठाक भीड़ थी, और उसमें जिस तरीके से शरद पवार की पूरी राजनीति पर उन्होंने आरोप तराशी का काम किया, अगले दिन खुद शरद पवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कह रहे हैं कि मैं राज ठाकरे को गंभीरता से नहीं लेता, और उसके बाद 40 मिनट तक उनके आरोपों का ही जवाब देते रहे। मतलब आप गंभीरता से नहीं लेते हैं और 40 मिनट केवल आप उनके आरोपों पे सफाई देते रहें, तो क्या कोई घबराहट है एनसीपी खेमे में, शरद पवार के खेमे में? जरूर घबराहट है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक फैक्टर है, मराठी माणूस, हिंदुत्व, भगवा लहर, जिसको तोड़ने की कोशिश जो लेके चल रही थी शिवसेना, उसको तोड़ने की कोशिश एनसीपी की तरफ से हो रही है। अभी एनसीपी को अपना रास्ता साफ नजर आ रहा था कि अभी हम इस इनकी जड़ें काटना शुरू कर चुके हैं। आने वाले कुछ सालों में ये पूरी तरह से गिर जाएंगे। ऐसा उन वो अपने ख्यालों में जब चल रहे थे कि चलो अभी हमारा रास्ता साफ हो रहा है, ऐसे में अचानक राज ठाकरे मैदान में उतरे। और राज ठाकरे जितना एग्रेसिव है, जैसा कि आप जानते हो, अगर बाला साहब ठाकरे का कोई इम्प्रिंट जिसे कहा जाता है, वो 100% राज ठाकरे है। जो बाला साहब ठाकरे के वक्तृत्व की धरोहर है, उनकी उनका जो लहजा है, उनकी जो सोचने की जो एक ये है, क्या कहते हैं उसको, एक आभा है, वो सारी जितने गुण थे बाला साहब के, वो राज ठाकरे में नजर आते हैं। बाला साहब की प्रति बाला साहब उन्हें उन्हें देख एक रूप से उनको देखा जाता था कुछ साल पहले तक। उद्धव ठाकरे में ये बात नहीं है। ये खुद उद्धव ठाकरे मानते हैं कि मैं उनकी बाला साहब की तरह मैं भाषण नहीं कर सकता हूँ, मेरा आवाज वैसा नहीं है। एक बेस होता है आवाज में, जो बाला साहब के था, जो राज ठाकरे के आवाज में है, वो इनमें इनके पास नहीं आया है। ना उद्धव जी के पास है, ना आदित्य के पास है। आदित्य ठाकरे जब भाषण करते हैं तो उनको पीछे से उनकी खिंचाई शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा वो नीतीश राणे विधान भवन के इस पे बैठ के, गेट पे बैठ के कुछ बंदर बिल्लियों की आवाज निकाल रहे थे। तो ये सब चीजें इसलिए होती है कि जो मेन चीज है ठाकरे फैमिली की, वो है वक्तृत्व कला। जो प्रबोधनकार ठाकरे से चलते आई हुई धरोहर है, जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने आगे बढ़ाई। उसके बाद राज ठाकरे उसको बहुत ही अच्छे खासे तरीके से आगे बढ़ा रहे थे, मगर ये खंडित हुई आके उद्धव जी के यहाँ पे। बिल्कुल उद्धव सही है। जी, हाँ, अपने को साबित नहीं कर पाए। तो राज ठाकरे एक ऐसा फैक्टर बन चुका है जिससे डरना लाजमी है एनसीपी को। क्योंकि अभी एनसीपी या शरद पवार, इनका जो कास्टिज्म बेस्ड पॉलिटिक्स है, या जो शरद पवार पिछले 55 साल से जो करते आए हुए हैं, उस पे खुल के अगर कोई आज तक बात करता था तो वो बाला साहब थे। और उसके बाद अगर अभी कुछ कोई बोल रहा है तो वो राज ठाकरे है। राज ठाकरे एनसीपी को सरदर्द साबित होने जा रहे हैं। उसकी झलक पिछले 2 मीटिंग्स में उन्होंने दिखा दी। तो जरूरी है कि अजित पवार हो, सुप्रिया सुले हो, खुद शरद पवार हो। अभी आपने ही कहा कि वो उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, मगर वो 40 से 42 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके राज ठाकरे के एक एक मुद्दे को उन्होंने एक बहुत डिटेलिंग में उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। तो जी, उसमें जी। से वो क्या साबित कर रहे थे? एक तरह से उन्होंने राज ठाकरे का महत्व बढ़ा के रखा है ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। जब आप किसी को इग्नोर, शरद पवार का एक क्या कहते हैं कि एक स्ट्रांग पॉइंट था, वो आसानी से किसी को जवाब नहीं देते हैं। इग्नोर करके मारते हैं किसी को भी।
मराठी में कहते हैं अनुल्लेखाने मारणं, अनुल्लेख से किसी को मार देते हैं। इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने राज ठाकरे को उनके हर एक आरोपों के ऊपर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण रखा। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब साफ है कि राज ठाकरे सरदर्द साबित हो रहे हैं और वो सरदर्द मिटाने की कोशिश या उसको जवाब देने की कोशिश एनसीपी के खेमे के तरफ से पूरी तरह से की जा रही है। भले वो जयंत पाटिल हो, उनके प्रदेश अध्यक्ष है, अजीत पवार खुल खुल के बात कर रहे हैं, सुप्रिया सुले रोज उठ के कुछ ना कुछ बोलती है, ट्वीट करती है, शरद पवार तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। तो जरूर एनसीपी के खेमे में तो आग लग चुकी है राज ठाकरे की वजह से। और शिवसेना के खेमे में, क्योंकि संजय राउत भी तो लगातार उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बीजेपी का लाउड स्पीकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लाउड स्पीकर हैं भी कि नहीं? नहीं, लोगों को पता है अगर राज ठाकरे को बीजेपी का लाउड स्पीकर अगर अभी आज कहा जा रहा है तो कहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। संजय राउत किसके लाउड स्पीकर है? एनसीपी के, शरद पवार के। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। उनको पता है कि संजय राउत पिछले 2.5 साल से इस तरह से उनका भोंपू बज रहा है और वो भोंपू के पीछे से जो आवाजें आ रही है वो शरद पवार जी की ही है, एनसीपी का ही जो एजेंडा है वो संजय राउत के भोंपू से निकल रहा है। तो संजय राउत को महाराष्ट्र की जनता का अगर औसतन अगर देखा जाए तो 100 में से 70% लोग संजय राउत को सीरियसली लेना अभी बंद कर चुके हैं। 30% जो शिव सैनिक है, जिनको रोज उठ के कुछ एक प्रोग्राम चाहिए होता है, आज क्या करें, आज क्या करना है, मुख्यमंत्री कुछ बोलते नहीं है। बाला साहब पहले सामना में लिखते थे, जो उनका संपादकीय आता था, संपादकीय में से एक दिशा मिलती थी, आज क्या करना है शिव सैनिकों को। भले ही वो संजय राउत लिखते थे, ऐसा संजय राउत कहते हैं, मगर उसका जी। जो थ्रेड होता था वो बाला साहब ही देते थे, जो मुद्दे थे। आज सामना के संपादकीय में से, अग्रलेख में से ऐसी कोई थ्रेड नहीं आती है, थ्रेट आती है। इसको मारेंगे, इसको उठाएंगे, इसको देखेंगे, गालियां आती है। तो संजय राउत को कितना सीरियसली लेना है ये महाराष्ट्र की जनता जानती है। कुछ 25-30% जो शिव सैनिक है, जो आज भी लॉयल है शिवसेना के प्रति, तो वो लोग जो है वो संजय राउत को सीरियसली लेके उन्होंने आज क्या कहा, तो क्योंकि कहते वही है, मुख्यमंत्री तो कुछ कहते नहीं है, तो उनकी बातें सुन के वो अपना दिन भर का एजेंडा फिक्स करते हैं। राउत साहब ने आज ये कहा है तो चलो आज ये करेंगे। मगर संजय राउत या शिवसेना को जिस तरह से राज ठाकरे की मन से, जब से मनसे का उदय हुआ है, जन्म हुआ है 2006 से लेके अभी तक, हर वक्त अगर शिवसेना को किसी ने ट्रैप में पकड़ा है तो वो मनसे है। शुरू से जब 2006 में राज ठाकरे ने ऐलान किया नई पार्टी का, तभी भी शिवसेना के खेमे में आग लगी थी कि अभी शिवसेना खत्म हो जाएगी क्या? क्योंकि जो युवा वर्ग था वो तो टोटली राज ठाकरे के पीछे चला गया। बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो भी कतार लगा के खड़े हुए थे कि हमें यहाँ पे कुछ स्कोप नहीं दिख रहा है, भविष्य अगर है तो राज ठाकरे के साथ ही है। तो उन्हें रोकने का सिलसिला जब तभी बाला साहब थे, तो बाला साहब को अगर इस सब सारे इंसिडेंट से कुछ कुछ बुरा महसूस ना हो, इसलिए राज ठाकरे और राज ठाकरे के जो खास करीबी जो नेता थे, उन्होंने उनको रोक के रखा था कि नहीं, आप फिलहाल शिवसेना में रहिए, आगे देखते हैं। आप देखिए बहुत सारे ऐसे नेता थे जो खुद शिवसेना में थे, मगर उनका लड़का जो युवा था वो मनसे में था उस वक्त। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। जो पिता है वो एमएलए है शिवसेना का, तो वो शिवसेना में है, मगर उसका लड़का जो है वो मनसे का शाखा अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष बन के मनसे के लिए काम कर रहा था। तो ये 2006 से ये सरदर्द शिवसेना के लिए मनसे ने खड़ा करके रखा हुआ है। मुंबई में जो दुकानें हैं, दुकानों के ऊपर जो साइन बोर्ड लगा हुआ है होता है, उसके ऊपर मराठी में लिखना जरूरी है। ये जो मुद्दा है जो राज ठाकरे ने उठाया था,
वो मुद्दा इतना सक्सेसफुल हुआ, उसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल भी हुआ और उसके प्रति मुंबई के मराठी मानुस को एक लगाव था कि ये ठीक है, ये सही बात कर रहे हैं कि मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो और अगर दुकान पे जो साइन बोर्ड लगा है, वो आप गुजराती में लिखे हो, इंग्लिश में लिखे हो या हिंदी में लिखे हो। हिंदी में और मराठी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, देवनागरी लिपि जी तो हाँ। सेम है। मगर मराठी में होना बहुत ज़रूरी मतलब एक क्या कहते हैं एक सेंसिटिव ये था, मुद्दा था। वो उठाया था मनसे ने। मनसे ने उसका चमत्कार दिखाया, 1 2-3 पत्थर उछाले, 2-3 दुकानों के काँच तोड़ दिए, तब जाके सब लाइन पे आ गए, हर दुकान पे मराठी में दिखना शुरू हो गया बोर्ड। मगर इस ये मुद्दे का भी श्रेय लेने के लिए शिवसेना ने मुंबई महानगर पालिका में एक अमेंडमेंट पास करवाया कि हर मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र के हर दुकान पे एक प्रोमिनेंट साइज में फ़ॉन्ट मराठी में लिखे हुए होना ज़रूरी है। भले आपका दुकान किसी भी ब्रांड का हो, तो मराठी में लिखना ज़रूरी है। और फिर उन्होंने शुरू कर दिया उसका एडवर्टाइज़मेंट कि ये हमने किया है। मगर मुंबई की, महाराष्ट्र की जनता जानती है कि इस जो पूरे जो बवाल पे जो पहला पत्थर उछला था, वो उछाला था मनसे ने। तो शिवसेना के लिए मनसे शुरू से ही सरदर्द साबित होती आ रही है। बीच वाले कुछ सालों में थोड़ा-सा ठंडा बस्सा जिसे कहते हैं, वो ठंडे बस्ते में मनसे चली गई थी, अंडर कवर हो गई थी। आज मनसे फिर से उभर के आ रही है, नए-नए मुद्दों के साथ। तो ये इसका ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, वो शिवसेना पे ही गिरने वाला है। अच्छा, ये जो ठाणे की रैली के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई कि जी तलवार लहराई हवा में, ये एक अपराध बना दिया। ऐसा तो बहुत सारी रैलियों में होता रहा है। कोई गदा लहराता है, कोई तलवार निकाल कर के लहराता है। चलिए, आपने एफआईआर दर्ज करा दी, पर क्या एफआईआर दर्ज कराने से आप राज ठाकरे को डरा देंगे? दूसरी बात, इससे जुड़ा हुआ सवाल एक और भी है, जो पॉलिटिकल है, वो ये है कि जो 3 उपचुनाव हुए हैं, सबने देखा है कि शिवसेना अपनी ज़मीन खो रही है, भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा मिल रहा है। और इसकी बड़ी वजह ये है कि लोगों का मोहभंग हो गया है शिवसेना से। ऐसे में जो बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, जो दूसरे नगर निगम, नगर परिषदों के चुनाव होने वाले हैं और ख़ास तौर से मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के सिलसिले में बीजेपी का जो अंदरूनी सर्वे है और कुछ और संस्थाओं ने भी सर्वे कराए हैं, उसमें पता चल रहा है कि 227 में से 2 तिहाई बहुमत जो है वो बीजेपी को मिलने जा रहा है। तो ये जो एक तो बीजेपी की तरफ ये झुकाव मतदाताओं का, दूसरे राज ठाकरे एक नए सिरदर्द के तौर पर सामने खड़े हो गए हैं आकर के। उन्होंने तो अल्टीमेटम दे दिया है कि 3 मई तक, ईद तक आप अगर ये लाउड स्पीकर नहीं हटाएँगे, तो हम हनुमान चालीसा बजाएँगे। शुरुआत उन्होंने पुणे से कर दी। खुद पहुँच गए वहाँ पर और पुणे को क्यों चुना ये भी हम और आप जानते हैं। तो ये जो इस नई सिरदर्दी है राज ठाकरे के रूप में, ये कितनी भारी पड़ने वाली है? और अगर मुंबई की सत्ता से यानी बीएमसी से शिवसेना की विदाई होती है, तो ये कितना बड़ा आघात होगा इनके लिए? बहुत बड़ा आघात होगा क्योंकि शिवसेना का जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, जो सोर्स है, जहाँ से एक पार्टी चलाने के लिए जो फंड आता है, जो रिसोर्स कहते हैं हम जिसे, वो रिसोर्स है मुंबई महानगर पालिका। मुंबई महानगर पालिका आशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका जिसे कहा जाता है। इसका बजट ही कुछ 45 हज़ार करोड़ का है, जो जी, जी। भारत के किसी छोटे-मोटे राज्य से भी बड़ा बजट है। कई राज्यों से ऐस बड़ा है। कई राज्यों से 1 2-3 राज्य हैं मेरे ख्याल से, उनसे भी ब बड़ा बजट है ये। तो अगर ये जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जिसे कहा जाता है, मुंबई महानगर पालिका, वो अगर शिवसेना के हाथ से चली जाती है, तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि पैसा नहीं है, तो आप आज सियासी जो भी चालें चलना या सियासत करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी पार्टी को। शिवसेना का जो भी
स्ट्रेंथ है, शिवसेना का जो भी प्रोग्रेस है, जो 84 के बाद हुआ है, 1984 के बाद, वो इसी बेस पे हुआ है कि उनके हाथ में बीएमसी आई है। पहले टीएमसी आई, ठाणा महानगर पालिका, मगर ठाणा महानगर पालिका इतनी अमीर नहीं है जितनी मुंबई महानगर पालिका है। ये 2 महानगर पालिका शिवसेना के हाथ लगने से जो अच्छा खासा पैसा मिलने लगा है, उसके बाद ही शिवसेना आगे बढ़ने लगी। मुंबई, ठाणा छोड़ के नासिक, पुणे, उसके बाद महाराष्ट्र के छोटे-छोटे तबके में जाके शिवसैनिकों ने, शिवसेना नेताओं ने शिवसेना को खड़ा किया, बढ़ाया। आज अगर ये जो सोर्स है, ये जो रिसोर्स है, अगर उसको ही काट दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा हमला है शिवसेना के एक दुखरी जिसको बोलते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रख दिया है, ऐसा ऐसा हो जाएगा। सही। और मन से इस आपने जो कहा 227 सीटें आज अभी नया जो ये हुआ है, पुनर्रचना हुई है महानगर पालिका की, 9 सीटें बढ़ गई है उसमें। ओके। 236 सीटें हुई है अभी मुंबई महानगर पालिका की। ये जो 9 सीटें जो बढ़ी है, वो 9 सीटें इस तरह से बढ़ाई गई है कि जो शिवसेना के गढ़ है, उसको ही काट-काट के उन्होंने 1 के 2 कर दिए। तो आप सोच लीजिए कि ये 9 सीट बढ़ाने के पीछे शिवसेना का क्या ये है, मतलब उनका राज क्या है इसके पीछे? हुँ। ये 9 सीट से कुछ होने वाला नहीं है, जबकि आप सब जानते हैं कि 2/3 बहुमत अगर महानगर पालिका में लाना है तो बीजेपी उसे आराम से ला सकती है, क्योंकि पिछले ही 2017 के चुनाव में हाँ, 2 1 सीट का फ़र्क था। हाँ, 2 सीट का डिफरेंस था शुरू-शुरू में। बाद में इन्होंने मनसे के 7 नगर सेवकों को भगा के शिवसेना में मर्ज करवा के फिर एक स्ट्रेंथ बना ली अपनी। तो आज ऐसी हालत है कि मनसे अगर अलग भी लड़ती है, भले उनकी बीजेपी के साथ खुलकर युति नहीं होती है। मनसे और बीजेपी अलग-अलग लड़ती है, मगर सोची-समझी साजिश के तौर पे लड़ती है, कि जहाँ पे सही। शिवसेना के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वहाँ के वोट कैसे मनसे का खा सकती है या काट सकती है। ये सोच के मनसे का कैंडिडेट उधर खड़ा रहेगा, तो आराम से वहाँ पे भारतीय जनता पक्ष का उम्मीदवार जीत जाएगा। जहाँ पे भारतीय जनता पक्ष को मनसे की तरफ से अगर सहायता मिलती है, वहीं पे कुछ गिने-चुने सीट्स पर बीजेपी मनसे को सपोर्ट करे और मनसे के कुछ कैंडिडेट जीता के लाए। अगर जो पार्टी आज जिसे कहते हैं कि संख्या बल, जो बलाबल होता है, बलाबल के हिसाब से जो 0 पे आई हुई, 0 पे आई हुई है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। आज उनका एक ही एमएलए है, जो महाराष्ट्र से चुन के आया हुआ है। एक ही नगर सेवक बचा है मुंबई महानगर पालिका में। पुणे महानगर पालिका में 2 नगर सेवक है। नासिक में उनके एक ज़माना था जो पिछले टर्म में 39 नगर सेवक थे। वहाँ अब उनके 7 नगर सेवक हैं। अगर मुंबई महानगर पालिका में उनके 15 से ज़्यादा नगर सेवक चुन के आते हैं, तो राज ठाकरे को एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाएगी। वो सही। अपना एजेंडा मुंबई महाराष्ट्र में ये 15 नगर सेवकों के बलबूते पे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर 15 की जगह 20-22 आते हैं, मुंबई में ऐसे पॉकेट्स है, जहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ जो जहाँ तक मैंने कुछ स्टडी किया है, 27 जगह मुंबई में ऐसी है, जहाँ पे मनसे का नगर सेवक चुन के आ सकता है। ऐसी 27 जगहों पर अगर मनसे ने अपना आग्रह रखा बीजेपी के सामने कि ये 27 सीट्स हमें छोड़ दीजिए, हमें जीतने दीजिए इस जगह पे, बाकी की जगह पे हम आपको मदद करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि फिर कोई शिवसेना को बचा नहीं सकता। फिर ये संजय राउत जो बीच-बीच में एक नया-नया स्टोरी निकालते हैं कि मुंबई केंद्र शासित करने का कुछ एक नया दांव-पेच शुरू हुआ है। मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने का एक खेल खेला जा रहा है। ये सब
ये पुराने सब हथकंडे हैं जो चुनाव जब आते हैं मुंबई महानगर पालिका के, बाला साहब थे तब से ही ये हो रहा है। हाँ, ये मराठी मानुस को मुंबई से खदेड़ा जा रहा है। मुंबई को तोड़ा जा रहा है। मुंबई को अभी गुजरात में शामिल करेंगे या मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश करेंगे। ये ऐसा कुछ भावनिक मुद्दा सामने लाके मुंबई के मराठी मानुस को उकसाना, फिर उनके वोट हासिल करना, ये शिवसेना का फंडा है। और वो कारगर साबित तब हो रहा था जब बाला साहब ये कहते थे। बाला साहब के वाणी में वो एक ताकत थी। वो आश्वासक तरीके से वो किसी के भी गले पे उतार सकते थे कि हाँ, ये हो रहा है, ऐसा होने वाला है। और लोगों को ये सच भी लगता था। संजय राउत जैसा आदमी अगर ये सब कहे, तो कितनों को ये सच लगेगा। तो ये सब हथकंडे इस चुनाव में नहीं चलेंगे। मुंबई ही नहीं बल्कि उसके साथ में करीब-करीब 9-10 महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। कोल्हापुर महानगर पालिका का चुनाव भी होने जा रहा है। अभी जो हाल ही में जो कल जी, जिसका जी। नतीजा आया उत्तर कोल्हापुर का, वो तो बीजेपी ने एक जोर आजमाइश की थी, मैंने कहा जैसे आपको। इसके साथ उन्होंने कोल्हापुर महानगर पालिका में हम क्या कर सकते हैं, ये भी बीजेपी ने आजमा के देखा है कि हमारे बिल्कुल, कार्यकर्ता कितने जोश में है, कितना इन डेप्थ उतर के काम कर सकते हैं, या हम जो मुद्दे लोगों के सामने लेके जा रहे हैं, उससे हमको वोट मिलेगा या भी नहीं, मिलेगा भी या नहीं। ये सब करने के लिए बीजेपी ने उत्तर कोल्हापुर का चुनाव लड़ा था। और बाकी के जो महानगर पालिका है उसमें भी शायद जैसे महाविकास आघाड़ी की तरफ लोगों का मोह भंग हुआ है, उसकी उसी तरह से मतलब उसी का असर दिखाई देने वाले नतीजे सामने आएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी। आप जुड़े, इतना समय निकाला अपने ओशियन नेटवर्क के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद ओमकार जी। नमस्कार। नमस्कार।